जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी मस्त होंगे और अपने शिक्षण कार्य में व्यस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का सीटेट दिसंबर 2024 के एग्जाम में। और आज हम करने वाले हैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान के मोस्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके सीटेट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। क्लास संपूर्ण एसएसटी कवर कर रहे हैं। क्लास जो है आज 21 है। चैनल पर जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का पहला क्वेश्चन है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था? असहयोग आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह क्वेश्चन जो है काफ़ी बार पूछा गया है और इम्पॉर्टेंट भी है। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन पहला कह रहा है, आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को किस नाम से जाना जाता था? तो वह है स्वदेशी आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। आंध्र प्रदेश में वंदे मातरम आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा गया। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार तथा घरेलू उत्पादों के उपयोग को बढ़ावा देना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विदुषी ने स्त्री और पुरुष के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना पर आधारित पुस्तक स्त्री तुलना का लेखन किया था? पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे, राज सुंदरी देवी। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? यह भी जो क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ताराबाई शिंदे। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक की लेखिका जो है वह ताराबाई शिंदे थी, जिन्होंने स्त्री पुरुषों के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने भारत में क्रिश्चियन शिक्षा को क्यों लागू करना चाहा? संभ्रांत वर्ग को शिक्षित करने के लिए, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए, जन सामान्य को शिक्षित करने के लिए, भारतीयों को कंपनी सरकार के प्रति वफादार बनाने के लिए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों ने लोगों के नैतिक चरित्र को सुधारने के लिए भारत में ईसाई धर्म की शिक्षा को लागू करने का प्रयास किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। सेकंड ऑप्शन जो है वह राइट है। अगला क्वेश्चन है, 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? भारत ब्रिटिश उद्योगों को कच्चे माल की आपूर्ति करने वाला प्रमुख देश बन गया। भारत ने ब्रिटिश उद्योगों को सस्ते मजदूर पर उपलब्ध कराएं। भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया और भारत में अनेक उद्योग स्थापित किए गए। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन हुआ? तो वह परिवर्तन हुआ था भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए बड़ा बाजार बन गया। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। 19वीं सदी में ब्रिटेन के औद्योगिकरण के साथ ही भारत ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों के लिए एक विशाल बाजार बन गया। उस समय भारत उद्योग के क्षेत्र में विकसित नहीं था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारी के रूप में मान्यता दी गई? रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी समझौता, अस्थाई समझौता, पट्टीदारी समझौता। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। यह क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन जो कह रहा है भू राजस्व के कौन से समझौते में राजाओं और तालुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई, तो वह थी अस्थाई समझौता। सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है, अस्थाई समझौता। अस्थाई समझौतों द्वारा राजाओं व तालुकदारों को जमींदार के रूप में मान्यता दी गई। इसे सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 में लागू किया था। किसने लागू किया था, तो वह था लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस था। लॉर्ड कॉर्नवालिस कब लागू किया था, 1793 में। यह भी पूछा गया है कब लागू हुआ था, 1793 में। थर्ड ऑप्शन जो है वह राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में निम्नलिखित में से किस नगर से सक्रिय भाग लिया? कानपुर से, लखनऊ से, फैजाबाद से, इलाहाबाद से। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह भड़काने में किस नगर से सक्रिय भाग लिया? तो वह थी लखनऊ से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों के विरुद्ध भड़काने में लखनऊ से अपनी सक्रिय भूमिका निभाई थी। बेगम हजरत महल नवाब वाजिद अली शाह की पत्नी थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यह भी जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम एक्ट के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया? 1833 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1868 का अधिनियम। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो वह था 1858 का अधिनियम। 1858 का अधिनियम था जो भारत प्रशासन को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को स्थानांतरित किया गया। इसे 2 अगस्त 1858 को पारित किया गया था। पारित कब किया गया था? 2 अगस्त 1858। इसे पारित किया गया था 2 अगस्त 1858 को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन असम में पाइक निम्नलिखित में से क्या थे? बलात् मजदूर थे, बागान में काम करने वाले मजदूर, पानी लगाने वाले, अनिवार्य सेना के सदस्य। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? क्वेश्चन कह रहा है असम में जो है वह पाइक क्या थे? तो मध्यकालीन असम में पाइक जो है वह बलात् मजदूर थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। मध्यकालीन असम में पाइक बलात् श्रमिक थे जिनका जमींदारों द्वारा बलपूर्वक शोषण किया जाता था। पाइक प्रणाली एक प्रकार की श्रमिक प्रणाली थी जिस पर मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य टिका हुआ था। मध्यकालीन असम का अहोम साम्राज्य जो है वह टिका हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मणिग्राम और नांदेसी निम्नलिखित में से क्या थे? चोल काल के प्रसिद्ध शहर, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ, चोल शासन की प्रशासनिक इकाइयाँ, ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में दिए गए प्रसिद्ध गांव। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध व्यापार संघ थे मणिग्राम और
नानदेशी। मणिग्राम और नानदेशी दक्षिण भारत के दो प्रसिद्ध व्यापार संघ थे। दक्षिण भारत में व्यापारियों द्वारा व्यापारिक गतिविधियों के विस्तार हेतु ये संघ बनाए गए थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का डैश बार नाम आया है? लगभग 1000 बार, 100 बार, 12 बार, 1 बार। कौन सा ऑप्शन राइट होगा? बताइए सभी इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन कह रहा है ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का कितनी बार नाम आया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1 बार। फोर्थ ऑप्शन जो है वह राइट है। ऋग्वेद में गंगा व यमुना दोनों का उल्लेख मिलता है। उत्तरी भारत में यमुना जो है वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी जो है वह गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है, सहायक नदी है। यमुना जो है गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।